निम्नलिखित पाई आरेख चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी एबीसी का राजस्व प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015 के लिए कंपनी का कुल राजस्व 36,28,000 था। ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 45% बैग के लिए राजस्व प्राप्ति हुई है। प्रश्न है, वर्ष 2015 में बैगों की बिक्री से कंपनी को कितना राजस्व रुपए में अर्जित हुआ था। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 15/10/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया है। बनाते हैं इसे। वर्ष 2015 की बात किया है और कुल कितना राजस्व प्राप्ति हुई है 36,28,000। तो इससे पहले हम लिख लेंगे हल करने के लिए। कुल राजस्व है कुल राजस्व बराबर 36,28,000 और बैग में कितना अर्जित हुआ है 45%। इसका 45% हम निकाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब 45% का वैल्यू कितना आएगा इसे देख लेते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 36,280 इंटू 45। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16,32,600 मीन्स 16,32,600 रुपये का आय प्राप्त हुआ है। ये हमारा ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में ये मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये भी प्रश्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। देखते हैं कैसा प्रश्न है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्या हैं जिनके औसत 7 है। मान लीजिए कि वो संख्या 3 है ए, बी और सी। अब प्लस किए हुए हैं, इसका मतलब योग की बात कर रहे हैं। तो औसत दिया हुआ है 7 और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 21 और ये हमारा योग हो गया। मीन्स 3 संख्या का जो औसत यहाँ दिया हुआ है उसका योग हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 21। पहले 2 का औसत 5 है, अंतिम 2 का औसत 8। मतलब ए प्लस बी यानी ये प्रथम 2 हैं जिनका औसत दिया हुआ है 5 और इसे यदि हम कितने संख्या हैं 1 और 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा योग यानी 10। उसी प्रकार बी और सी अंतिम 2 का, तो बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है 8 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 संख्याएं कौन सी हैं। आखिर वो कौन सी संख्या है जिनका मान सम होगा, योग होगा 21 और औसत होगा 7। तो इन ऑप्शन में देख लीजिए, 7 और 3 10 और 9 19। ये इसका योग 21 के बराबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। 2 8 8 8 8 16 2 18, ये भी हमारा 21 के बराबर नहीं है। उसी प्रकार सी 5 5 10 और 11 21, ये हमारा ऑप्शन में मैच कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 11 है। डी नंबर ऑप्शन चेक कर ले तो 6 4 10 और 10 20, ये भी 21 के बराबर नहीं है। अब ऐसे रूल से हमें बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो इसे ऐसे बना सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग हमने 21 प्राप्त किया था और इसमें से हम ए और बी को
घटा देते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। और a और b का मान कितना है, a और b का मान 10 है, इन्हें घटा देते हैं तो a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, हमें मिलेगा c, और c का मान हमारे पास आ गया 11। ठीक है। उसी प्रकार a प्लस b प्लस c, इन तीनों का वैल्यू सम 21 है, और इसमें से हम b और प्लस c को माइनस कर देते हैं, और b और c का मान है 16, और ये b और b कैंसिल, c और c कैंसिल, यहाँ हमें मिलेगा 5, a का मान आ गया 5। अब इसके अनुसार हम यह ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए a प्लस b का वैल्यू आप जानते हैं कि वो 10 है, और a का मान 5 आ गया, तो प्लस b और बराबर 10, अर्थात b इज इक्वल टू 10 माइनस 5 बराबर 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं वो तीनों संख्या कौन कौन सी है, 5 है, 5 है और 11 है, 11 है। ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, जब एक प्राकृत संख्या को 5, 6, 7 या 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक में एक शेष आता है। ऐसी संख्याओं में से न्यूनतम संख्या कौन सी है? देखिए, ऐसे प्रश्न कि प्रत्येक में एक शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, ऐसे प्रश्न में हम दी गई संख्याओं का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम निकाल ले। 5, 6, 7 और 9, इनका एलसीएम जब निकालेंगे जो मान आएगा, जैसे निकाल लेते हैं, पहले 3 से ले जाते हैं, 5, 3 दूना 6, 7, 3 तिया 9, हमें मिला 3 गुना 5 गुना 2 गुना 7 गुना 3। इसे हम करें तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90, और 9 सत्ते 63, 630। ये हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो गया। ये ऐसी संख्या है कि यदि इसे हम 5 से विभाजित करें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से करें तो कट जाएगा, 7 से करें तो भी कट जाएगा, और 9 से करें तो भी, कोई शेष नहीं बचेगा। और शेष की बात करते हैं एक, कि हमेशा शेष आना चाहिए। ये तो ऐसी संख्या है जिसको अगर हम 5, 6, 7 या 9 से विभाजित करेंगे तो हमेशा 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा। लेकिन प्रश्न में हमें 1 चाहिए, प्रश्न में बोला कि 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 630 में हम सिर्फ 1 को ऐड कर देंगे, और ये हो जाएगा 631, और ये वह संख्या हो गई जो किसी से हम डिवाइड करेंगे, मीन्स किसी 3 4 नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा हमें एक ही शेषफल देगा। इसका मतलब आंसर होगा 631। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक अमीर आदमी ने अपनी जायदाद जमीन के रूप में का अपने 5 बेटों के बीच बंटवारा कर दिया, लेकिन बाद में उसने अपने सबसे छोटे बेटे का हिस्सा वापस ले लिया और उसे अन्य बेटों में बांट दिया। यदि सबसे बड़े बेटे के पास अब 93.75 मीटर स्क्वायर ज़मीन होगी, 75 मीटर स्क्वायर ज़मीन होगी, तो अमीर के पास वास्तव में कितनी ज़मीन थी, ये हमें बताना है। चलिए, हम मान लेते हैं कि एक अमीर व्यक्ति ने अपने जायदाद का बंटवारा किया, तो जायदाद की कुछ संख्याएं होंगी। हम मान लेते हैं, माना कुल जमीन थी x मीटर स्क्वायर। 5 बेटों में बांटा गया ना, इसको 5 बेटों में बांटा गया है, तो बांट दीजिए 5 बेटों में। तो प्रत्येक को मिला हिस्सा कितना हो जाएगा, x बटे में 5। मैंने 5 से भाग दे दिया, तो ये हो गया हमें, यह वह वैल्यू प्राप्त हुआ
जो प्रत्येक बच्चों को मिला था। मीन्स देखिए, x/5 पहले बेटे को मिला, x/5 दूसरे बेटे को मिला, x/5 तीसरे बेटे को मिला, x/5 चौथे बेटे को और x/5 पाँचवें बेटे को। इन सबको यदि जोड़ेंगे तो एलसीएम 5 आएगा और ऊपर 5x आएगा। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x। कुल जायदाद मिल गया हमें। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक को मिला हिस्सा x/5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। प्रश्न बोलता है कि उसने बंटवारा के बाद लेकिन बाद में उसने अपने सबसे छोटे बेटे का हिस्सा वापस भी ले लिया। तो प्रत्येक बेटे को कितना मिला, x/5। तो x/5 उसने अपने छोटे बेटे से वापस ले लिया। मतलब वापस ली गई ज़मीन, वापस ली गई ज़मीन x/5 मीटर स्क्वायर, और इसे पुनः जो बाकी बचे थे उनमें उसने बांट दिया। मीन्स इस हिस्से को उसने 4 भागों में बांट दिया। छोटे से लिया और इसने क्या किया कि इसको 5 भागों में बांट दिया। तो फिर 4 बेटों को प्राप्त अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा ज़मीन, अतिरिक्त ज़मीन कितनी हो जाएगी, x/5, और ये 4 भागों में बांट दिया गया। मतलब x/20 मीटर स्क्वायर प्रत्येक लोग को ज़मीन प्राप्त हुआ। अब देखा जाए कि प्रत्येक बच्चे को कितनी ज़मीन मिली, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो देख लेते हैं। इसलिए प्रत्येक को प्राप्त हुई ज़मीन x/5 प्रत्येक का हिस्सा लगा था, और फिर एक छोटे वाले का हिस्सा लेकर उसे 4 भागों में बांट दिया गया। मतलब 1/20 भाग को। यानी अब ये एक व्यक्ति को मिला, एक बेटे को प्राप्त ज़मीन को प्राप्त ज़मीन कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20, 4x और x, ये हो जाएगा 5x/20 और 5 से ये कट गया 4 बार में। मीन्स प्राप्त हुआ x/4 मीटर स्क्वायर ज़मीन। मीन्स प्रत्येक को x/4 मीटर स्क्वायर ज़मीन मिले। अब प्रश्न में कहता है, आप ध्यान से देखें, तो सबसे बड़े बेटे के पास अब 93.75 मीटर स्क्वायर ज़मीन होगी। मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी ज़मीन मिली, 93 तो इसलिए x/4 मीटर तो प्रत्येक को मिला अब, लेकिन वैल्यू कितना है एक का, 93.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम x को यहीं छोड़ दें और इसे हम मल्टीप्लाई कर दें। तो 4×5 = 20, 28, 29, 30, 4 × 12, 13, 14, 15 और 36, 1, 37, 375। मीन्स x का वैल्यू हमें मिला 375 मीटर स्क्वायर। मीन्स कुल ज़मीन की जो वैल्यू थी वो 375 मीटर स्क्वायर। आते हैं, ये भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और इसे देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए में 375 मीटर स्क्वायर दी गई है। यानी इसका आंसर 375 मीटर स्क्वायर होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में हैं। ठीक है। यदि उनका मूल्य 22.50 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये भी रेलवे में ग्रुप डी में पूछी गई प्रश्न है। आइए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो कहने का मतलब है कि 25 पैसे और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। ठीक है। 25 पैसे और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, यहाँ लिखेंगे। चूँकि दोनों सिक्कों की संख्या क्या है, समान है। आइए देख लेते हैं। माना प्रत्येक सिक्कों की संख्या,
बराबर x। अब देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई x, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, ये भी x। और इन दोनों को जब हम ऐड किए तो हमें मिला रुपया में 22 रुपये 50 पैसे। गौर करेंगे इस बात को, ध्यान देंगे। तो ये 25 पैसे हैं और ये 50 पैसे के सिक्के हैं, और इतने नंबर्स में मान लीजिए 25 पैसे के सिक्के 4 हैं तो 1 रुपये होंगे, 50 पैसे के सिक्के 4 होंगे तो 2 रुपये होंगे। उसी अनुसार 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है x, लेकिन ये जब ये सिक्कों की संख्या 25 पैसे में है, मगर 20 गो है या 20 है 50 है 100 है जो भी है, लेकिन वो पैसों के रूप में है। इन्हें रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 25 पैसे के सिक्के 4 होंगे तो 1 रुपये बनेंगे, तो इसे हम 1/4 से गुणा कर देंगे। 50 पैसे के सिक्के जो होते हैं 1 रुपये में 2 होते हैं, तो इसे हम 1/2 कर देंगे। इस तरह हमें प्राप्त होगा x/4 और x/2, मीन्स ये रुपए में हो गए। तो 25 पैसों के कुल सिक्कों को रुपए में बदल दिया और 50 पैसे कुल सिक्कों को रुपए में बदल दिया, और इस प्रकार रुपए बराबर रुपए होंगे 22 50/100 कर देते हैं इजीली हॉल्व करने के लिए। चाहे ये हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और 5 के 20, 5 पचे 25, अब 5 दूना 10, और यहाँ आ जाएगा 4 LCM, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 45/2, और यहाँ से हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 3x/4 बराबर 45/2, यहाँ हो जाएगा x बराबर 45 × 4 अब बटे में 2 × 3, 2 से 2 दूना 4, 3 से 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, और x = 30। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न में पूछा था, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 30 है, क्योंकि x का मान कितना हम लोगों के पास प्राप्त हुआ है 30। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 5000 की आबादी वाले कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। उनमें से कितने लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी। हमें यह संख्या बताना है, हमें यह बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी दोनों में से चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते हैं। एक यहाँ पे मैंने लिख लिया 5000, कुल कितने लोग हैं तो 5000 है। मैंने 5000 लोग को यहाँ पे ले लिया। 5000 में से हम देख रहे हैं कि 3200 लोग चाय पीते हैं, 3200 लोग जो हैं वो चाय पीते हैं, चाय वाले हैं, और तुमको 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी वाले हैं। ज़रा ये देखिए 3 और 2, 5 और 5 2, यानी 5700 संख्या है इन दोनों को मिलाने पर। इसका मतलब कुछ संख्या ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बीच वाले भाग में आते हैं, मीन्स दोनों पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों। और जो प्रश्न में दिया हुआ है 1500, मीन्स इस डार्क वाले स्थान पर 1500 लोग हैं जो दोनों चीज़ पीते हैं। ठीक है, ये 1500 लोग जो हैं वो चाय आप प्लस कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं या पीते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं, और इसमें कुछ ओवरलैप कर रहा है, कुछ ऐसे भाग है जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। उस ओवरलैप की संख्या है 1500। हम 3200 में से 1500 घटा देंगे, मीन्स 3200 में से 1500 जब घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, हमें प्राप्त होगा 1700। 1700 लोग सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं, चाय वाले हैं। ठीक है, और 2500 में से अगर हम 1500 माइनस कर दें तो केवल 1000 लोग कॉफ़ी पीते हैं, सिर्फ
कॉफ़ी सिर्फ पीते हैं। ठीक है, तो देखिए केवल 1700 लोग हैं चाय पीने वाले और केवल 1000 हैं कॉफ़ी पीने वाले। तो चाय प्लस कॉफ़ी प्लस चाय और कॉफ़ी की संख्या कितनी है, ज़रा गौर करेंगे। तो चाय के लिए 1700 लोग हैं, कॉफ़ी के लिए 1000 लोग हैं और चाय और कॉफ़ी पीने वाले 1500 लोग हैं। इन तीनों को ऐड कर दें तो 1 1 2 और 1 3 3 1 4 और 2 4200 लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, 9 पीने वाले चाय या कॉफ़ी 9 पीने वाले लोगों की संख्या बराबर 5000 टोटल लोग थे, 4200 घटा देंगे आ जाएगा 800। 800 लोग हैं जो चाय और ना ही कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आप गौर करेंगे ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु के 1/3 थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले उसके मतलब पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु के 1/3 थी। माँ बड़ी है, माँ बड़ी है तो पहले माँ को ही हम मानेंगे। माना 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र x वर्ष थी। तो पुत्र का 5 वर्ष पूर्व उम्र होगा कितना, 1/3। लिखा है प्रश्न में 1/3 यानी x/3 वर्ष। अब उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है। अब दोनों का वर्तमान बात करते हैं। मान लीजिए कि 2021 है, अब 5 साल पहले मीन्स 2016 में उसकी माँ का उम्र x था, तो उस समय बेटा तो छोटा होगा, तो 1/3 लिखा ही है प्रश्न में कि 1/3 था तो x/3। अब उसे 2021 में लाने के लिए, एग्जाम्पल के रूप में उसे 21 में लाने के लिए हमें 5 साल जोड़ने पड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे। इसलिए देखिए x वर्ष माँ पहले 5 वर्ष पहले है, अब हम उसे वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष जोड़ दिए, यह हमारी हो गई अभी की वर्तमान उम्र माँ की, प्लस x/3 ये बच्चे का उम्र है 5 वर्ष पहले, और इसमें हमने 5 वर्ष जोड़ दिया वर्तमान में लाने के लिए, और इन दोनों का योग मिलाकर हो जाता है 70। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सब इसके नीचे 3 है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। ये हो जाएगा 3x + 15 और ये हो जाएगा x + 15 और बराबर हो जाएगा 70। सॉल्यूशन समझ में आया होगा। 3 से 3x, 3 5 15, x का x और 3 5 15 जोड़ेंगे, 15 15 30 यानी 4x प्लस 15 दूना 30 और ये 70 गुना 3 चल जाएगा इसके पास, यानी 4x + 30 बराबर 210, यानी 4x बराबर 30 इधर चला आया, 210 - 30 और ये हल हो जाएगा 4x बराबर 180 और x से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें दे देगा
4 4 16 और 4 5 20। यानी हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व माँ का उम्र था 45 वर्ष। प्रश्न पढ़ते हैं क्या बोला है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान ज्ञात करना है। तो x तो हमने माना था 5 वर्ष पहले के बाद, तो 5 वर्ष पहले यानी x का मान 45 है, यानी 5 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष पहले था तो 5 वर्ष जोड़ देंगे, तो 45 और 5 बराबर 50 वर्ष, यानी 50 वर्ष की माँ उसकी अभी है, मतलब उस बच्चे के माँ की उम्र 50 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। चेतना अपने घर से बाहर शहर के 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर वापस आ गई। दो तरफा यात्रा करने में उसे 19 = 1/2 घंटे लगे। चेतना के घर से शहर की दूरी कितनी है। ठीक है, चलिए देखिए, चेतना ए नंबर पॉइंट पर है। मान लीजिए उसका घर इस पॉइंट पर है और यहाँ से वो सीधे जाती है शहर की ओर बी स्थान पर। जब वो जाती है तो उसका स्पीड होता है 8 किलोमीटर पर आवर, और जब वो आती है रिटर्न तो उसका स्पीड होता है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप एक गौर करेंगे कि ए और बी इन दोनों का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, निश्चित है और एक समान है। मीन्स ए पॉइंट से चेतना बी तक जाती है, अपने घर से शहर की ओर जाती है और शहर से पुनः अपने घर आती है। इसका मतलब दोनों तरफ डिस्टेंस एक ही है। माना दूरी बराबर d किलोमीटर मान लेते हैं। तो देखिए, तो अब सॉल्व करते हैं। d/8, देखिए दूरी बटे में चाल क्या होता है, समय। देखिए, दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल, समय प्लस समय, समय बराबर समय, यानी कुल समय कितना, 19.5 घंटा। तो 19.5 घंटा में लिख देंगे 19 सही 1/2। अब देखिए, समय कुल समय बराबर कुल समय, यहाँ लिखेंगे 8 और 5 का एलसीएम 40, यहाँ 8 5 40, 5d और यहाँ 8d, और बराबर हो जाएगा 39/2। यहाँ हो जाएगा 13d/40 और बराबर 39/2। देखिए 13 दिया 39, 2 विषम 2 दूना 4 20, d बराबर 60 किलोमीटर। मतलब हमने यह प्राप्त कर लिया कि चेतना का घर जो था वो शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मान लिया वो संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x। तो प्रश्न समझिए, एक संख्या का वर्ग है और 2 गुने से 3 अधिक है, मीन्स वर्ग ही जो है वो बड़ा है। तो ये हमारा संख्या था, इसका वर्ग कर दिया हमने। ठीक है, और उसी संख्या मीन्स x ही संख्या के 2 गुने, x को हमने 2 गुना भी कर दिया। कितना अधिक है, 3 अधिक है, मीन्स माइनस, दोनों में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं x² - 2x - 3 = 0, और ये द्विघात समीकरण पे आ गया। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 2 माध्यम से, एक d बराबर b² - 4ac के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं।
4ac के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फिर इसका अंडर रूट निकाल देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा ना। फिर उसके बाद प्लस और माइनस के रूप में b और बाई 2/a लेके कर सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a, ये होता है फार्मूला। लेकिन हम लोग और भी एक जो गुणनखंड विधि है उसका प्रयोग करके बना लेते हैं इसे। 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² मिलेगा, और हमें अब इस 3x² को, अब इस 2x को इस रूप में तोड़ना है, इस रूप में कि गुणा करने पर 3x² आ जाए और माइनस या प्लस करने पर -2x आए। चाहे माइनस करे या प्लस करे, कुछ भी करे, लेकिन 2x आना चाहिए। देखिए हम यहाँ लिख दिए x² माइनस 3x माइनस प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब समझिए इसे, देखिए 3x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, -3x में से प्लस x घटा देंगे तो -2x आ जाएगा। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और -3। यहाँ से हम प्लस और यहाँ दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक मेरा पेयर बना x प्लस 1 और एक पेयर बना मेरा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसे कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो हम कह सकते हैं x का मान क्या हो सकता है, -1 या 3, दोनों हो सकता है ना। तो अब हम ऑप्शन पे आते हैं। लिखा है कि वह संभावित संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर है -1 और 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, -1 या 3, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और भी ग्रुप डी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।